वेलकम इन माई सार्थक दृष्टि IAS दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये वीडियो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज 11 पे आधारित है। और आज के टेस्ट सीरीज में हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पे चर्चा करेंगे। यानी आज का जो टेस्ट होगा हमारा वो पूरा मैथ पे आधारित है। और ख़ास करके इसमें मैंने जो BPSC द्वारा पूछा गया मैथ से उसी को टारगेट में लिया है। इसमें हम 66वीं BPSC में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी लाभ हो और आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा नोटिफिकेशन है। यदि आपका BPSC के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हमारा एक ऑनलाइन बैच होगा। इसमें हमारा जो तरीका है, इसमें एक तो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा। इसके बाद जो भी क्लासेस होते हैं वो क्वेश्चन आंसर राइटिंग के फॉर्म में होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और लास्ट में आपके फुल टेस्ट सीरीज भी होंगे। तो आप चाहे अगर ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, अगर मोबाइल पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन बुक का प्रयोग करें, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये 66 BPSC के मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख लें, क्वेश्चन बुक से, या फिर यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। से पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी उलझाने का काम किया है। इसके बाद कह रहा है 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं। मतलब 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो क्वेश्चन है कि तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। हमें ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जो केवल फुटबॉल खेलता हो। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप सावधानी पूर्वक सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लिख लें। जैसे क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीम के एक समूह में 21 लोग, बास्केटबॉल में 21 लोग हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बास्केटबॉल में लोगों की संख्या 21 है। इसके बाद 26 हॉकी टीम में है, यानी कि जो हॉकी खेलते हैं उसकी संख्या 26 है। और 29 फुटबॉल टीम में है, तो जो फुटबॉल खेलते हैं उसकी संख्या हमारा यहाँ दे रखा है कि 29 है। इसके बाद जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया है एक जगह आप लिखें। इसके बाद कहता है कि अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, यानी हॉकी और बास्केटबॉल दोनों, हॉकी प्लस बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 14 है। फिर कहता है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या यहाँ पे 12 दे रखा है, तो हम 12 लिख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट में कह रहा है कि 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, यानी 15 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, इसकी संख्या 15 है। और लास्ट में कहता है कि जो तीनों खेलते हैं वो 8 हैं, यानी कि हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और बैट बॉल, और यहाँ पे बास्केटबॉल, बैट बॉल नहीं है, बास्केटबॉल भी खेलता है। वो तीनों 8 है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो हम वेन डायग्राम पे बनाते हैं। और देखिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम इन इंफॉर्मेशन को लेते हैं, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमारे लिए
समस्या होगा। तो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन को छोड़े, हमारे लिए सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन है कि तीनों गेम में यानी हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल में खेलने वालों की संख्या 8 है। तो देखिए एक वेन डायग्राम बनाइए। हमारा वेन डायग्राम 3 है, तो 3 वेन डायग्राम बनाएं आप और तीनों का नाम लिखते जाएं। मान लो एक हमारा ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ये बास्केटबॉल का है। दूसरा ले लो, ये हॉकी खेलता है। और एक वेन डायग्राम में इस तरह से हमारा एक वेन डायग्राम कंप्लीट होगा। एक बास्केटबॉल है, एक हॉकी है और तीसरा हो गया फुटबॉल, ये फुटबॉल खेलता है। तो देखो अब हमने तीनों को लेना है पहले, जहाँ पे हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 8 है। तो ध्यान से देखिए, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ये तीनों के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। इसके बाद ध्यान से देखें, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 21 है, हमें 21 इसमें 21 होना चाहिए। हॉकी 26 है, तो ये जो हमारा 26 होना चाहिए हॉकी में। फुटबॉल में 29 होना चाहिए। अब जरा देखो 8 हमने यहाँ पे लिया तीनों में। इसके बाद यहाँ पढ़ें, कह रहा है कि हॉकी और बास्केटबॉल मिला करके 14 है। तो हॉकी और बास्केटबॉल मिला करके 14 है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें इस सेक्शन को, क्योंकि हमें हॉकी और बास्केटबॉल ये है और हॉकी ये है, तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो दोनों में आता है? तो ये वाला जो सेक्शन है, ये हॉकी और बास्केटबॉल का है, तो यहाँ 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 14। तो 6 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 8 6 14। हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलने वालों की संख्या 14 है। अब जरा देखो, कह रहा है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 12 है। तो फुटबॉल यहाँ खेल रहा है, ये फुटबॉल है और ये बास्केटबॉल है, तो दोनों अगर देखें तो ये वाला सेक्शन याद रखें फुटबॉल का, ये सेक्शन फुटबॉल भी है और बास्केटबॉल भी है, ये वाला सेक्शन। और क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 12 है, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या आप लिखेंगे 4, 8 4 12। तो इस तरह से यहाँ पे 4 होगा। और आपने पहले ही लिखा क्वेश्चन में कि यहाँ पे दे रखा है कि जो बास्केटबॉल है उसमें 21 लोग हैं, तो 21 में से देखें यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 6 4 10 8 18। 18 में कितना जोड़ेंगे तो 21 होगा 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है कि तो कितने लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं, हमें केवल फुटबॉल को ढूंढना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। इसके बाद देखो अब हमारे पास है फुटबॉल। ये अब जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट करते जाएं वहाँ पे टिक लगा लें कि आपने पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हॉकी और बास्केटबॉल का है, तो ये हमने पुट किया था। और ये हमारा है फुटबॉल और बास्केटबॉल है, ये भी हमने पुट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं उनकी संख्या 15 है। तो हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी और फुटबॉल का अगर हम सेक्शन देखें तो ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं ये इस सेक्शन में आएगा। ध्यान से देखें, ये सेक्शन है, ये दोनों में आएगा, ये हॉकी और फुटबॉल में। और कितने हैं हॉकी और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 15 है, तो 8 ऑलरेडी यहाँ पहले बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 7 15। और चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है ये 3 इंफॉर्मेशन पहले कि जो बास्केटबॉल है वहाँ पे 21 बच्चे हैं, तो बास्केटबॉल में कितने हैं 21। अब हॉकी में 26, तो हॉकी में 26 हम मिला लेते हैं, 26 है, तो यहाँ देखो जोड़ लो आप, तो 8 6 14 और 14 और 7 21, तो ये हो जाएगा शेष यहाँ पे बच जाएगा 5। तब हॉकी टोटल ये पूरा सर्कल हॉकी का है
और इसमें आपने देखा कि 26 लोग हैं। इसी तरह से हमारे पास फुटबॉल में 29 लोग हैं, तो 29 हमें देखना है। तो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, 8 4 12 और 7 ये हो जाएगा हमारे पास। तो 10 अगर हम जोड़ दें यहाँ पे तो 29 हो जाएगा। तो टोटल देखो फुटबॉल में टोटल कितने लोग आ गए, 29। पहले ही हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 29 है। अब आप यहाँ पे जोड़ लें 8 4 12 और 10 22 और 7 29। तो ये जो 10 है ये ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारा आंसर होगा 10। ए। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल बास्केटबॉल खेलता है, तो केवल बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 3 है। इसी तरह से अगर केवल हॉकी पूछता तो केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या 5 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि केवल फुटबॉल, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 10 है। इसका आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इसको एक सरल तरीके से उतारते रहें, आपको समझ में आएगा। और जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखा है पहले उस इंफॉर्मेशन को लिख लें। और ध्यान दें ये डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन है कि टोटल स्टूडेंट दे रखा है 3 वेन, ये जो सर्कल है यहाँ पे वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो आप ऐसे अंक को ढूंढें जो हमें फिल करने में आसान हो। जैसे हमारे पास हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेलने वाले संख्या 8 दे रखा था, इसलिए हमने 8 से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि आईएएस में भी बराबर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, यानी किसी काम को मोहन कर लेता है 25 दिन में। मोहन किसी काम को 25 दिन में कर लेता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है, और सोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम श्रम करते हैं, यानी दोनों मिल करके एक साथ 5 दिन काम करता है, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। मोहन काम छोड़ करके चला गया, तो शेष काम कौन करेगा, तो शेष काम सोहन करेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोहन कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा, यानी जो काम बच गया उस काम को सोहन अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान दें। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को पहले। जैसे हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वर्क, टाइम और कैपेसिटी के हिसाब से। जो वर्क होता है वो टाइम और कैपेसिटी का मल्टीप्लाई होता है। तो ये ध्यान रखें, अगर हम वर्क निकालें तो टाइम इंटू कैपेसिटी, और जब हमें समय निकालना होता है तो वर्क ऑफन कैपेसिटी करेंगे, और अगर कैपेसिटी निकालना है तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। ये ध्यान रखें। और अब हम आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अब जैसे देखें हमारे पास देख रखा है मोहन, एक मोहन है तो एम, उसके लिए ले लें आप मोहन, और ये काम करता है 25 दिन में। मोहन किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो मोहन काम करता है 25 दिन में, और इसी काम को सोहन करता है 20 दिन में। तो सोहन करता है 20 दिन में। अब देखिए जब हमारे पास 20 और 25 ये टाइम दे रखा है, और हमारे पास वर्क चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्क चाहिए और कैपेसिटी चाहिए। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। ये जो एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क होगा, या वर्क होगा, ये टोटल वर्क होगा आपका। तो 25 और 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये 100 आएगा, 100। हमने 25 और 20 का एलसीएम निकाला, ये 100 है। अब जरा देखो, अब हमें टोटल वर्क निकल गया और टाइम है 25 दिन। तो अभी मैंने बताया कि कैपेसिटी क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो मोहन की जो अगर हम कैपेसिटी बात करेंगे, मोहन के लिए कैपेसिटी ऑफ मोहन कितना आएगा, 100 को हमें 25 से डिवाइड करना है तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 4। और इसी तरह से सोहन की कैपेसिटी निकालेंगे
तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 20। दोनों की कैपेसिटी आ गई। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन काम कर रहा है और एक की कैपेसिटी कितना है, 4 है, और दूसरे की कैपेसिटी 5 है। यानी कि मोहन प्लस सोहन, ये दोनों की जो कैपेसिटी है वो 5 प्लस 4 है, यानी 9 है। देखिए ये जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, आप समझ सके इसीलिए मैं काफ़ी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये दोनों, मोहन और सोहन दोनों मिल करके जो काम करते हैं वो 5 दिन के लिए काम करते हैं। ये वर्क कितने दिन के लिए काम करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए साथ काम करते हैं। इन लोगों ने टोटल वर्क कंप्लीट कितना किया 5 दिन में, इन्होंने जो वर्क कंप्लीट कितना किया, इन्होंने जो वर्क कंप्लीट किया है वो क्या होगा। अभी हमने देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है टोटल टाइम और कैपेसिटी का मल्टीपल। तो कैपेसिटी दोनों की 9 है और टाइम है 5 दिन, यानी कि 9 इंटू 5 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि 45 वर्क तो कंप्लीट कर दिया दोनों ने मिल करके। तो अब जो शेष बचेगा वो रिमेनिंग वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क हमारे लिए कितना बच जाएगा, अगर हम रिमेनिंग वर्क देखें तो टोटल वर्क था 100 और उसमें से 45 वर्क कंप्लीट है, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 55। ये रिमेनिंग वर्क है, 55 काम बचा है। और इसी 55 काम को कौन करेगा अकेला, इसी 55 काम को अकेला सोहन करेगा। तो सोहन के लिए अब हम देखते हैं, तो सोहन के लिए टाइम कितना लेगा 55 काम करने के लिए। तो सोहन जो टाइम लेगा वो 55 वर्क करने के लिए, तो टाइम के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब टाइम निकालना हो तो हमें वर्क और कैपेसिटी का डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क अब 55 होगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क है ये 55, लेकिन कैपेसिटी सोहन की 5 की है, डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 11। तो सोहन जो रिमेनिंग वर्क के लिए जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, यहाँ कैपेसिटी 5 है इसकी, 5 डालें, कैपेसिटी 5 है, तो 11 बचे 55। यानी सोहन रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए 11 दिन लेगा। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये टाइम से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, यानी 12 बजे से चलती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। कहने का मतलब कि अगर घड़ी 12 बजे से चली तो 5:10 पर कितने डिग्री का कोण घंटे का सुई बनाएगी। हमारे पास ऑप्शन है। तो देखिए जो घंटे का सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम दे रखा है। तो अगर हम देखें घंटे का सुई का, तो हमें निकालना होगा कि घंटे का सुई, तो 1 घंटे में अगर जिस तरह से अगर हम देखें, ये अगर घड़ी है और हम जानते हैं कि अगर मान लो ये 12 का है और यहाँ पे 1 बज रहा है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम देखें तो टोटल कितने होंगे ये कोण जो होगा, ये अगर हम देखें तो इस तरह से ये 12 है, यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 से लेकर 12 से लेकर के, तो ये 1 से शुरू होगा और ये 12 तक शुरू होगा। तो इस तरह से हम पहले सबसे पहले निकाल लें, तो इसमें हम देखें कि कितना मिनट कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बन जाएगा टोटल 12 है, और अगर हम पूरे एंगल देखें, एक सर्कल का एंगल देखें ये पूरा, तो ये 360 डिग्री होगा, 360। तो 1 घंटे में जो एंगल बनेगा, एंगल इन 1 आवर, एंगल
इन 1 आवर अगर हम फाइंड करते हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 12 करें तो 30 डिग्री, 12×3=36, यानी कि 1 घंटे के अंदर में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो अगर हम आवर की बात करें, आवर वाली सुई, 1 घंटे में जो एंगल बनेगा वो आपने देखा कि 30 डिग्री बनेगा। तो आवर वाली हैंड जो है पर मिनट एंगल बनाएगा आधा डिग्री का। ध्यान रखें कि जो घंटे की सुई होती है वो प्रति मिनट आधा डिग्री का कोण बनाएगा। अब जरा देखिए, आपने देखा कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन इसने टोटल टाइम कितना मूव किया है? टोटल टाइम मूव किया है, क्वेश्चन में दे रखा है 12 बजे से चलना शुरू की, 5:10। टोटल टाइम है 5:10, 5 और 10 का। तो यहाँ पे 5 मिनट का मतलब 5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दे और 10 से, तो टोटल का आप निकाल ले। अभी इसमें हम 5 है तो 5 आवर है, तो इसको हम 60 से गुना कर दें और प्लस 10 मिनट ऑलरेडी है ही, तो 6×5=30, यानी 310 मिनट का टाइम लिया है। ये 310 मिनट चला है। और आपने देखा कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो टोटल एंगल क्या होगा? टोटल एंगल आपको करना क्या है? अब 360, यहाँ पे जो हमने 310 निकाला है, 310 को हमें आधा से मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ से। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल आप डिवाइड कर दीजिए, ये 155 डिग्री हो जाएगा, 155 डिग्री, यानी इसका आंसर होगा 155 डिग्री सी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्ग नहीं हो सकता? तो आप लोग एक नोट डाल लें, वहाँ पे सिंपल सा नोट होगा इसके लिए। और अब जैसे देखिए, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग निकालते हैं तो कभी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं होगा, यानी इसका जो इकाई अंक है वो कभी भी 2 नहीं होगा, इकाई अंक 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक संख्या है जिसकी इकाई अंक 2 है, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। आप लिख लें नोट कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर उलझ गए तो मुश्किल होगा। ये द्विघात समीकरण का है और 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे दे रखा है कि 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, फिर 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 227। इसमें हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए, अब ये काफ़ी बड़ा है, अगर एलिमिनेशन हम करें इसमें, तो जब हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें तो हमें दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड से करके देखते हैं। तो जब हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, पहला इक्वेशन है 217 x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 131 x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो देखिए, हम पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके देख लेते हैं।
तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 7 1 8, इस तरह से आप ऐड कर ले, 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 3, यानी कि 348 x हो जाएगा। और प्लस हम यहीं पे ऐड करें इसको तो ये भी सेम है, 7 1 8 1 3 1 4 और 3, यानी कि 348, ये भी होगा y, 348 y। और इन दोनों को ऐड करें, 7 3 10, 2 1 3, 7 3 10, 2 1 3 1 4, 9 8 17। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1740। अब देखिए क्या दोनों में 348 है तो 1740 348 से कट सकता है। तो देखिए 348, तो 8 पंचे 40, तो हम 5 से, क्योंकि हमारे पास इकाई पे 0 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि 8 से, तो 5 पे 0 आता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये 5 से कट जाए। तो 3 4 8 दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 5 से जाएगा तो 5 इंटू कर दें तो 3 4 8 आप करके देख लीजिए होगा, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एक इक्वेशन बना सिंपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये काफ़ी सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली अब देखिए पहले हमने ऐड करा था, अब दूसरी बार में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे पहला इक्वेशन था 217 x प्लस 131 y इज इक्वल टू 913। दूसरा है 131 x प्लस 217 y इज इक्वल टू 827। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप 217 में से 31 घटाएं तो ये हो जाएगा 6, और 11 में से 3 गया 8, यानी 86 x होगा। और ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस 86 y और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों घटाएं तो जब हम 13 में से 7 घटाएंगे 6, तो ये भी 86 ही आएगा, 86 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 86 है, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1, यानी आपके x माइनस वाई आ गया कितना, 1। ये इक्वेशन नेक्स्ट हमने फाइंड किया। अब सिंपल है, आप दोनों को सॉल्व कर लें। अब आप देखें कि एक इक्वेशन हमारा थर्ड था और अभी हमने एक फोर्थ इक्वेशन निकाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी दे रखा है। अब आप इसको किसी भी तरह सॉल्व कर दें। अब हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दे रहे हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था और हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड में साइन चेंज नहीं होगा, तो y प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होगा और x और x 2x इज इक्वल टू 6, यानी x हमारा हो गया 6/2 3। तो x का वैल्यू 3 है, तो किसी भी इक्वेशन से देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 5 में से घटा दीजिए 3 को तो 2 आएगा। इस तरह से हमारा x 3 आएगा और y 2 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान क्वेश्चन था। देखिए इसमें अगर हम देखें हमारे पास कैलकुलेशन अगर करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और वैसे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रूल कुछ फार्मूलाज याद रखना होता है। जैसे देखें हम जानते हैं कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे और एक और है हमारे पास फॉर्मूला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब जरा देखिए, ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है, ये इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें, यानी कि 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ माइनस है 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 598 इंटू 479, यानी कि यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस है, और फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ए इंटू बी इसके फॉर्म में ले ले। तो ज़रा देखिए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना कि ये कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए बी के फॉर्म में ही हम इसे देख लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने अभी देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस है, माइनस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब जरा देखें, अब हम जैसे ब्रैकेट को खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ब्रैकेट को खोले तो ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई है तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का साइन है और ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो माइनस है माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा 2ab, और ऑलरेडी हमारे पास डिवाइडेड बाई ए इंटू बी है। अब ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2ab प्लस 2ab, यानी हमारा जो लास्ट में बचेगा ऊपर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो न्यूमिनेटर 4ab है, डिनोमिनेटर ab है, तो ab से ab कैंसिल होगा और इस तरह से हमारा आंसर केवल 4 होगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, यानी कि पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि खास करके एसएससी सीजीएल वगैरह में या फिर सिविल में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है और जनसंख्या में वृद्धि है 5% दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो 2 साल बाद की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करें, तो समस्या ये बनता है कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाने लगे तो दिक्कत है। तो ध्यान रखिए, 2 वर्ष बाद कह रहे हैं और 5% से, तो 2 वर्ष बाद अगर हम ब्याज की दर देखें या फिर जनसंख्या वृद्धि का दर देखें, तो इसके लिए आप सिंपल सा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 करके 2 वर्ष के बाद का जो रेट आएगा वो निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी मतलब दोनों वर्ष के लिए सेम है, यानी 5 + 5 5 की वृद्धि है, प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, ये हो जाएगा 10, 5 + 5, और ये है 1/4, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 × 40 = 41, 41 डिवाइडेड बाई 4 होगा, यानी कि ये जो वृद्धि होगी 10.25 की वृद्धि हो। 2 वर्ष बाद हमें 5% की वृद्धि नहीं देखना है, इस पर हमें कितने की वृद्धि देखना है, ये देखना है हमें
10% की वृद्धि देखना है। तो देखिए, जब अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि जो है अब हमारे पास कितना आ गया, 2 वर्ष के बाद 10.25% की वृद्धि है। तो इसमें अब हम वृद्धि देख लें तो कितना पे, ये है 1,76,400। पर अब कितने की वृद्धि होगी, अब ये वृद्धि होगी 10.25%, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो इससे इसको आप कैंसिल करें और जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1764 मल्टीप्लाई बाई 10.25, तो ये आपका आएगा, ये आ जाएगा आपका 18,18081। मल्टीप्लाई करके देख लें इतना आएगा। तो टोटल जो जनसंख्या होगी 2 साल बाद, जो टोटल पॉपुलेशन होगा वो हमें फाइंड करना था। तो अब आप टोटल पॉपुलेशन क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो जनसंख्या दे रखा था पहले उसमें आप इतना जोड़ देंगे, यानी कि 1,764,000 में अब आपका ये जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसे ऐड कर देना है। तो इस तरह से जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा, ये जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, ये हो गया 1,088,4 और 8 और 6 14, 7 1 8 1 9 1, यानी कि जो जनसंख्या आएगा हो जाएगा 1,94,481, यानी 1,94,481। इसमें ऑप्शन 1,94,481 पहला ही है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि अनुक्रम, इसमें हमें अनुक्रम को देखना है। ध्यान रखिए इस तरह के अनुक्रम में हम या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अनुक्रम जो हमारे पास दे रखा है वो है 4, 18, 48, 100। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आएगा, व्हाट 294 और 448। कह रहा है कि लुप्त संख्या क्या होगा। तो देखिए 4 हमारा 4 है यहाँ पे और दोनों के बाद 4 के बाद 18 है। तो इस दोनों के बीच का गैप देखें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें, तो ना तो एडिशन करके भी अगर देखें तो ये दोनों फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से गैप हमें पकड़ना मुश्किल है। और ये 4 तो स्क्वायर है 2 का, लेकिन 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। और अगर हम 4 का स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं तो 4 चौका 16, 2 18 हो गया। तो अब हमें यहाँ 2 का स्क्वायर लिए, 4 के लिए, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर और प्लस 2 करना पड़ेगा, ये भी नहीं मिल पाता है। तो हम कुछ अलग तरीके से सोचेंगे कि 4 कैसे आए। तो अगर हमें यहाँ पे पहला 4 लाना है, 4 लाना है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। अगर ऐसे करें तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 है तो 8 आएगा और 2 दूनी 4, यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 के पावर क्यूब, 3 के पावर 3 और माइनस 3 का स्क्वायर कर दें तो इस तरह से 3 के 9 के 27, यानी 27 और माइनस 9 आएगा और जो कि 18 होगा। तो इसी तरह से हम क्रम देखें, आगे का अगर हम क्रम देखते हैं तो फिर 3 के बाद 4 आएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करें, 4 का क्यूब माइनस 4 के स्क्वायर का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये स्वाभाविक है, ये 48 आएगा। और क्रम में इसी तरह से आप सॉल्व कर लें, जैसे 5 का क्यूब है माइनस 5 का स्क्वायर है, तो 5 से 25 125 और 5 का 25, यानी कि 125 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 100 आएगा।
तो सही क्रम है ये। तो इसी तरह से आपका जो खाली जगह यहाँ पे भरना था, तो 5 के बाद है, तो हम पहले 6 का क्यूब निकालेंगे और -6 का स्क्वायर करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि जब आप 6 का क्यूब और -6 स्क्वायर करेंगे तो ये 180 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 180। इसका आंसर होगा सी। आपको कुछ नहीं करना है, 6 का क्यूब निकालना है, तो 6 36 और 36 को गुना कर दे 3 से, तो 6 36 फिर 6 आएगा। और या तो सीधा सीधा देखिए 36 है ये, इसमें 36 ऐड करके देख लीजिए। तो ये आपका जो सीरीज था वो किस तरह की सीरीज थी ये समझना जरूरी है। आप सीरीज को समझे और ये कैलकुलेशन को आप कर लेंगे। ये सीरीज था 2 का क्यूब है -2 का होल स्क्वायर, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब -6 स्क्वायर। इसी तरह से आप 7 का क्यूब -7 स्क्वायर करें, आपको 294। और इसी तरह से नेक्स्ट है 8 का क्यूब -8 का स्क्वायर, 448 आएगा। तो ये सीरीज था, इस सीरीज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो देखिए जब कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं तो सामान्यतः यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये, इसको जैसे कह रहा है कि 2n में से 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, इसी तरह से डिवाइडेड बाय n में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। और ये रेशियो बराबर दे रखा है 44:3 है। हमें n का मान निकालना है, यहाँ n का वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ कॉम्बिनेशन के रूल होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर मान लो कि अगर n कोई असमान वस्तु है, n कोई असमान वस्तु है, तो इसमें से हमें कुछ r का पेयर बनाना है। r को एक साथ ले करके संचयों की एक संख्या बनाना है, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल सा है कि जब हम इसे सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि सबसे पहले जो n है इसको हम n फैक्टोरियल लिखेंगे और डिवाइडेड बाई, इसमें जब हम डिवाइड करें तो हमें ध्यान रखना है कि डिवाइड करने पे क्या आएगा और सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो क्या होगा। तो एक तो सबसे पहले हम इन दोनों का माइनस निकालते हैं और फैक्टोरियल करते हैं। तो इसमें देखिए ये फैक्टोरियल r है, तो यहाँ पे आप r फैक्टोरियल लिखें और इन दोनों का माइनस, यानी कि n में से हमें घटा देना है r। तो इसको हम या तो मल्टीप्लाई लिख लें, n माइनस r का ये फैक्टोरियल, इसका साइन फैक्टोरियल, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब अगर हम जैसे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 2n में से हमें 3 का अनुपात है ये 44/3। तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब हम फैक्टोरियल n को सॉल्व करते हैं तो n इंटू n-1 n-2 इसी तरह से सो 1 3 2 1, यानी कि ये इस तरह का एक फैक्टर बनता है फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसी फॉर्मूला पे आप इसे बैठाएंगे, तो यहाँ पे 2n कोई असामान्य संख्या है, इसमें से 3 का हमें पेयर बनाना है। तो इसके लिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 2n का फैक्टोरियल 2n
डिवाइडेड बाय, अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास जिसका पेयर लेना है उसका फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल हो जाएगा 3। और फिर यहाँ पे बताया था कि जो हमारे जो संख्या है उसका और जितने का पेयर बनाना है उसका माइनस का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास 2n-3 इसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। और इसी तरह से ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। देखिए अभी मैं इस अनुपात को नहीं ले रहा हूँ, 44 जो 3 है इसको मैं बाद में लूँगा। एक एक को सॉल्व करें तो ज़्यादा आसान होगा। और देखें जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें। आप देखें यहाँ पे हमें फैक्टोरियल 3 दे रखा है, तो फैक्टोरियल 3 को हम कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल 3 है, जैसे फैक्टोरियल 3 है इसका मतलब हुआ कि 1 गुना 2 गुना 3। इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 5 होता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और फैक्टोरियल 2 का मतलब है केवल 1 इंटू 2। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे अलग अलग दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2n है और नीचे 2n-3 है। तो इसे हम कहाँ तक लेकर के जाएं, ध्यान रखना है। एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले न्यूमिनेटर को लेते हैं। न्यूमिनेटर हमारा है 2n फैक्टोरियल, यानी न्यूमिनेटर मतलब 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल जैसे अभी बताया कि n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, तो 2n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 2n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2n इंटू 2n-1 2n-2 इंटू करते हुए, इसी तरह से हम 2n-3 तो 1 लिखते तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। अब जरा देखें हमारे पास नीचे है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 के लिए हमने अभी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करा, और नीचे है यहाँ डिनोमिनेटर में 2n-3 फैक्टोरियल। तो हम इसीलिए इसको इतना ही तक लिखें, ज़्यादा न लिखें, और नीचे वाले को हम इसी तरह से छोड़ देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो न्यूमिनेटर है उसका सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2n फैक्टोरियल को अभी मैंने बताया कि क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं न्यूमिनेटर को 2n इंटू 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल। तो यानी हमारे पास जो न्यूमिनेटर होगा वो हो गया कितना? 2n इंटू 2n-1 2n-2। ये हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अभी हमने जो नया न्यूमिनेटर निकाला, वो न्यूमिनेटर हमारा कितना था? वो था 2n 2n-1 2n-2। ये न्यूमिनेटर हमारा नया न्यूमिनेटर आ गया और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 था, तो फैक्टोरियल 3।
एक को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर जो हमने देखा था वो क्या था, वो था फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जैसे हमने पहले बताया था कि n1, और इसको ध्यान रखना है कि हमें कहाँ तक लिखना है। तो फैक्टोरियल n के लिए मैंने बताया था n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर के हम अभी लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेकर के गए थे। हम उतना नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें इसके डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है और डिनोमिनेटर में माइनस 2 फैक्टोरियल है। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर बन के आएगा वो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गए। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर अभी हमने निकाला है। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब एक स्टेप करते हैं। ध्यान दें, अभी जो हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, यानी कि हमने न्यूमिनेटर भी फाइंड कर लिया और डिनोमिनेटर भी फाइंड कर लिया। न्यूमिनेटर हमने फाइंड किया था कितना, 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। और हमने इसका डिनोमिनेटर फाइंड किया था, डिनोमिनेटर फाइंड किया था कितना, ये था हमारा n इंटू, ये था हमारे पास n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2। और इसे हमें सॉल्व करना है 44:3 से। तो ये देखिए, अब हम इसमें से यहाँ 2 और 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1। इनमें से 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आप 2 लिख दें और ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। और हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 2 ऊपर आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा n से और n माइनस 1 से। और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 तो अगर जब हम क्रॉस करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 इंटू का ये केवल बच जाएगा 3, इसको हम केवल 3 लिख सकते हैं। तो ऊपर हो गया 2 टू द 4, न्यूमिनेटर 4, n कैंसिल हो चुका है, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास रह गया केवल कितना, अब यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया है और ये रह गया 3। केवल यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना, 44/3। 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, 11 चौक 44, 11 से कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास जो आंसर आएगा ये है 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 है ये। 2n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 यानी 12। और जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 से जाएगा। तो इस तरह से जो n का वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। इसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीखें, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ता है।
अब देखिए क्वेश्चन था, ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि m संख्याओं का औसत n है, एक संख्या दिया हुआ है m और उसका औसत दिया हुआ है n स्क्वायर। इसी तरह से कह रहा है कि एक संख्या n है और इसका औसत है m स्क्वायर, तो हमें m प्लस n संख्याओं का औसत निकालें, इन दोनों संख्याओं का औसत निकालें। तो सबसे पहले समझिए कि औसत होता क्या है। तो अगर हम किसी संख्या का औसत यानी संख्याओं का जब औसत निकालते हैं, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग। औसत इज इक्वल टू, यहाँ पे हम राशियाँ देखते हैं, जितनी राशियाँ हैं राशियों का योग, और कितने राशियों का हमने योग निकाला है उसकी संख्या, यानी राशियों की संख्या। राशियों की संख्या यानी राशियों के योग को राशियों की संख्या से अगर हम डिवाइड करें तो औसत निकलेगा। तो इसी तरह से राशियों का योग, अगर हम राशियों का योग निकालना है कि राशियों का योग क्या होगा, राशियों का योग, देखिए राशियों का योग मतलब औसत को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं राशियों की संख्या से, राशियों की संख्या, तो ये अब देखिए अगर हम m और n के लिए देखें, अब यहाँ पे दे रखा है कि m एक संख्या है और इसका औसत n स्क्वायर है, तो इसका योग क्या होगा। अगर हम एक m संख्या के लिए देखें तो यहाँ पे नंबर इसका हम 1 लिख लें, तो इसके लिए होगा औसत हमारे पास n स्क्वायर था और राशियों की संख्या m एक संख्या है, तो m यानी कि पहला हमारा जो फर्स्ट आएगा जो राशियों का योग निकालने के लिए, तो इस केस में अगर हम देखें फर्स्ट, ये आ गया हमारा n स्क्वायर m। इसी तरह से अगर आप हम निकालें सेकेंड, तो सेकेंड क्या आ जाएगा, m स्क्वायर इंटू n। तो इनका औसत निकालें, यही क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें औसत निकालना है m प्लस n का। तो अब यहाँ पे जो औसत होगा वो क्या होगा, राशियों का योग। अब देखिए राशियों का योग, तो राशियाँ ये है यानी कि n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n, और राशियाँ यानी कि राशियों की संख्या m प्लस n। तो ऊपर यहाँ से n यहाँ है, n यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो m और n कॉमन लेंगे तो ये m प्लस n होगा इंटू में डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या है, m n। तो अगर हम यदि कोई संख्या m है और उसका औसत n स्क्वायर है और दूसरी संख्या n है और उसका औसत m स्क्वायर है, तो अगर हम m प्लस n संख्या का औसत निकालें तो ये m n आएगा, इसका आंसर होगा C। ये हमारा आज का मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था और इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 67 यूपीएससी में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और शेयर ज़रूर करें वीडियो को ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके।